तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी हमने समझ ली है, ठीक है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी में सब हो गया, अगर ब्रीच ऑफ ड्यूटी करोगे तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके, ठीक है। रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा। दूसरा है कि आपने जो प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट को ही आपको वापस करना होगा कंपनी को। और तीसरा है डैमेजेस कुछ होते हैं तो डैमेजेस क्लेम करेगा कंपनी प्रमोटर से, ठीक है ना। आगे देखते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 में क्या कॉन्सिक्वेंसेस दिए हैं कि अगर प्री इनकॉर्पोरेशन के दौरान, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट के दौरान अगर आपने कुछ भी गलत तरीके से कमाया है या गलत तरीके से अर्न किया है तो वो आपको हर हाल में वापस करना होगा, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी बात, मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, अगर आपने गलत तरीके से प्रोस्पेक्टस में कोई बात लिख दी है या आपने लिखा है कि हमारी कंपनी सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर में ही काम करेगी, लेकिन कल को चल करके वो कपड़े के या फिर क्लॉथिंग के बिजनेस में अगर आ जाती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के काम में आ जाती है, ठीक है, वो टेलीकॉम से मैन्युफैक्चरिंग में आ गई, तो मैन्युफैक्चरिंग देखो, जिन लोगों ने टेलीकॉम पर्पस से पैसा आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया था प्रोस्पेक्टस में पढ़ करके, ठीक है, लेकिन आप कल को पता चल रहा है कि भाई आप तो टेलीकॉम में हो ही नहीं, आप किसी और में हो, तो गलत तरीके से जो बात लिखी है आपने उससे शेयर होल्डर्स को जो भी नुकसान होता है उसकी भरपाई प्रमोटर को ही करना होगा, पहली। दूसरी चीज़, तीसरी है कि अगर वाइंडिंग अप के दौरान, ठीक है, वाइंडिंग अप होता है जब कंपनी बंद हो रही है, किसी न किसी कारण से कंपनी में प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं या कंपनी के शेयर होल्डर्स को ऐसा लग रहा है कि भाई देखो अब कंपनी चल नहीं पाएगी आगे, ठीक है, इन्वेस्टर्स को लग रहा है भाई अब नहीं हो पाएगा, तो कंपनी को बंद करने के लिए वो आरओसी के पास जाते हैं और लेटर देते हैं कि भाई देखो हमें अपनी कंपनी वाइंड अप करानी है, तो उसके लिए जो जो प्रोसीजर है आप वो करिए। तो उसके दौरान उस टाइम पे ये चेक किया, एग्जामिनेशन ऑफ प्रमोटर होता है, ठीक है, पब्लिक एग्जामिनेशन ऑफ प्रमोटर, यानी कि वो जो प्रमोटर होता है उसकी जांच की जाती है, उसके कामों की, उसकी क्या पर्सनली उसकी नहीं जांच होगी, उसके कामों की जांच होती है कि उसने कितना भाई कमाया है, उसकी सैलरी क्या थी, ठीक है, उसका रेम्यूनरेशन कितना फिक्स पाया गया था कंपनी से और उसके पास करंट टाइम में कितना पैसा है, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और अगर कुछ ज़्यादा निकलता है तो उससे ये पूछताछ की जाती है कि भाई ये गलत इतना पैसा आपके पास आया कहाँ से, कैसे कमाया आपने, कहाँ से कमाया आपने, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने कंपनी बनाते वक्त प्री इनकॉर्पोरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के वक्त आपने गलत तरीके से अर्न किया हो और किसी को बताया ना हो, तो वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। और मिस एप्लीकेशन, जो गलत तरीके से जिस आपने उसमें गलत बातें लिखी, मेंशन की हैं, या फिर आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन फाइल की है जो गलत है, सही नहीं है, ठीक है, उसके लिए भी जो नुकसान होगा उसके लिए हर व्यक्ति जिससे हुई, अगर डायरेक्टर है तो डायरेक्टर इंक्लूडिंग प्रमोटर, प्रमोटर भी, डायरेक्टर भी, या कोई भी सीनियर लेवल का, सीनियर पोजीशन का, मतलब कोई एम्प्लॉय, नॉर्मल एम्प्लॉय, उससे कोई मतलब नहीं, कोई सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय होगा, जैसे कि प्रमोटर होता है या फिर उसका डायरेक्टर होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, इन सब चीज़ों से वर्किंग डायरेक्टर होता है, एंड ठीक है, तो उनसे अगर कोई गलतियाँ हुई है, उसमें मिस एप्लीकेशन हुई है, तो उसके लिए जो भी नुकसान होगा, जो भी कंपनसेशन तय पाया जाएगा लिक्विडेटर के द्वारा वाइंडिंग अप के दौरान, तो वो उसको पे करना ही होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक इम्पॉर्टेंट केस में, स्कॉट वर्सेस लॉर्ड एबरी में। इसमें क्या हुआ था कि भाई देखो, जो स्कॉट हुआ करता था, ठीक है, इसने एक कंपनी बनाई थी, ठीक है, प्रमोटर था एक कंपनी का, तो ऐसा हुआ कि कंपनी में कुछ बातें हुई, कुछ नुकसान हुआ, ठीक है, तो उसमें ये कहा गया कि देखिए भाई आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे, ठीक है, आपने नफ़ा कमा लिया है, आपने पर्सनली नफ़ा कमाया है, कंपनी को नुकसान हुआ है, भाई आपको जो आपने प्रॉफिट कमाया वो आपको वापस करने पड़ेंगे। स्कॉट ने कहा कि नहीं, हम तो नहीं देने वाले हैं, ठीक है। तो इस केस में ये कहा गया, आई एम सॉरी, प्रमोटर शैल बी लायबल टू पे, ठीक है, प्रमोटर की ये जिम्मेदारी होती है, शैल बी बाउंड है, ठीक है, टू पे damages for failure to perform the promises made during the company name, ठीक है, कह रहे हैं प्रमोटर shall be liable to pay damages for failure to perform the promises, company's name,
अब अगर मान लीजिए हमने एक कंपनी बनाई, ठीक है, मान लीजिए हमने एक कंपनी बनाई, हमने इन द सेंस XYZ ले लो, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड छोड़ो, सिर्फ XYZ कंपनी लिमिटेड, हमको पब्लिक कंपनी बनानी है, ठीक है, पब्लिक XYZ कंपनी लिमिटेड हमने फॉर्म किया, ठीक है। अब हमारा जो नेम क्लॉज था उसमें लिख दिया XYZ कंपनी लिमिटेड, और उसके ऑब्जेक्ट में लिख दिया हमने रजिस्टर्ड क्लॉज में लिख दिया हमने उत्तर प्रदेश, चलो उत्तर प्रदेश में ही फॉर्म करते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उसका कहाँ पे रजिस्टर्ड है, उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है, ठीक है। और तीसरा उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज है, हमने बना दिया कि हम भाई देखो प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस एंड मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर, ठीक है, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हमने ये लिख दिया, ठीक है। इसकी देखो ये नेम क्लॉज हो गया इसका, ये हो गया उसका रजिस्टर्ड क्लॉज, और ये हो गया ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में हमने ये लिख दिया कि हम भाई देखो बिजली का बनाएंगे, ठीक है, बिजली उत्पादित करेंगे, उसका प्रोडक्शन करेंगे और बनाएंगे, और उसके लिए हमको डैम बनाना होगा, जो भी ज़रूरत होती है बिजली बनाने के लिए वो सारी चीज़ें करेंगे हम, लेकिन उसके लिए हमको पैसे की ज़रूरत है, फंडिंग की ज़रूरत है। हमने प्रोस्पेक्टस में लिख दिया कि भैया हमको पैसे चाहिए, और ये चीज़ हमने कंपनीज के नेम के साथ ही, जब हम कंपनी देखो भाई किसी भी अब अगर बाहर से आपको पैसा लेना है किसी भी कंपनी के लिए, तो उस कंपनी का ब्राउचर यानी कि प्रोस्पेक्टस होना ही ज़रूरी है। उसमें कंपनी का नाम होता है, ऑब्जेक्ट होता है, सब कुछ लिखा होता है, ठीक है। तो उससे अगर उसमें जो प्रॉमिस किया था आपने, वो प्रॉमिस को परफॉर्म करने में आप फेल हो गए, ठीक है, तो आपको पैसा वापस करना ही पड़ेगा। यही बात इस केस में कही गई है, ठीक है ना। चलो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।